चलो आ जाइए सब लोग फटाफट फटाफट, एवरीबॉडी। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। हिमांशु, दर्शन, ऋषिता, विकास, उर्मी, गुड इवनिंग बेटा। चलो आगे सब लोग। गुड इवनिंग बेटा एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? सुनी सुनी सी आवाज लगती है ना। चल आज का लेक्चर हम शुरू करें। यस और नो? हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश बोला सिर्फ 2-4 लोग हाय बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप थोड़ा सा आपका वीडियो 20-30 सेकंड से फॉरवर्ड करें। आप काफ़ी लैग में चल रहे हैं, तो आपका वीडियो 20-30 सेकंड से फॉरवर्ड करें तो आपका लैग कम से कम हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे बीच बीच में डबल ट्रिपल टैप करके स्क्रीन के राइट साइड पे 20-30 सेकंड वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी तुम्हारी ज़रा। हाय, चलो बहुत बढ़िया। हम लेक्चर के साथ शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन खरे एंड रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। और आज हम हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ लॉ का नेक्स्ट कंटेंट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा ध्यान आज सबका बोर्ड के ऊपर चाहिए। कल की जो चीज़ें हुई थी आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज भी काफ़ी सारी बेसिक्स चीज़ें हमको कवर करनी है। ठीक है, उनको मैं आज बताना चाहूँगा। 2 बेसिक कंटेंट ऐसे हैं जो मुझे कवर करने हैं, तो उनको आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा ये सभी कंटेंट के ऊपर, आपको समझने में काफ़ी आसानी जाएगी। रेडी, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ। और हमने देखा था कि आपने बोला था रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, पर लॉ ये डैमेज रोकने के लिए होता है, डिसीज डैमेज है, और ये डिसीज को रोकने के लिए हम लॉ क्रिएट करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि लॉ क्रिएट करना ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। अगर सिचुएशन चाहे तो लॉ आएगा, अदरवाइज लॉ आएगा नहीं। ये चीज के बाद में हमने देखा था कि देयर आर 3-4 डिफरेंट लॉ के एग्जाम्पल जो सिचुएशन के हिसाब से बने हैं, जैसे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके बाद में भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1984-85, उसके बाद में तीसरा लॉ दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी 2002। ये सभी लॉज हमने सिचुएशनल लॉज के एग्जाम्पल करके देखे थे। ये चीज होने के बाद में हम अगले कंटेंट के ऊपर गए थे, और अगला कंटेंट हमने देखा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है। तो एक बार मुझे सब जन कमेंट्स के अंदर बोलेंगे 4 फैक्टर्स जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है। मुझे फटाफट फटाफट बोलिए बच्चों, कौन से 4 ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है? प्लीज टेल मी, अर्जेंटली, तुरंत से भी पहले आपको ये चीजें बोलनी है। फटाफट बताइए 4 फैक्टर्स जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है, एक लाइन में लिख दीजिए। कोई नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहे हो? प्लीज लिखो ना। ओके, सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सब जन लिख रहे, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसमें से कौन से 2 लिखने पड़ते हैं? सेफ्टी और बेनिफिट। और कौन से 2 अज्यूम होते हैं? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स। ये 2 अज्यूम्ड होते हैं। क्लियर है सबको? हाँ है ना।
ये दोनों नॉर्मली लिखे नहीं जाते। ये चीज होने के बाद में हमने देखा था कि सेफ्टी इज प्राइम इंपॉर्टेंस। कुछ लॉ के ड्राफ्ट हमने देखे थे, शानदार बेटा, दर्शन, जानवी, ऋषिता, ईशिका, सर्वेश, शानदार। सो हमने देखा था कि सेफ्टी बेनिफिट में से सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। कुछ लॉ के हमने ड्राफ्ट देखे थे जो हमारे हिसाब से हमको लगता था कि ये ड्राफ्ट के हिसाब से सेफ्टी ये बहुत जरूरी है, और हमने 4 ऐसे एग्जाम्पल देखे थे जिसमें सेफ्टी का कंसर्न बहुत पहले आता था। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। हमने अगली चीज जो देखी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा वंशिका, शानदार, वर्षा, द्राशी, अगर कल की चीजें याद आ रही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, नैनो वाला, एक छोटा सा बंगला, एक छोटी सी गाड़ी। क्लियर है? ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था पार्टी वाला, ये हमारी पाउरी चल रही है, हाँ ना। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे व्हाट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ। बट व्हाट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ के लिए एक और सवाल उठता था, दैट हु इज एम्पावर्ड टू पास द लॉ। हु इज एम्पावर्ड टू पास द लॉ के लिए एक और सवाल उठता था, व्हाट आर द कैटेगरीज फॉर द लॉ। और इसके अंदर हमने देखा था पार्लियामेंट को राइट है आर्टिकल नंबर 245 में टू पास द लॉ, और ये सिलेक्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 246 में, और 246 7th शेड्यूल के हिसाब से 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ बोलता है। सबसे पहला लॉ है यूनियन लॉ जो पूरी इंडिया को लगता है, दूसरा लॉ है स्टेट लॉ जो स्पेसिफिक स्टेट को लगता है, और तीसरा लॉ होता है दैट इज कॉन्करेंट लॉ जो यूनियन और स्टेट दोनों को मिक्स होके लगता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज होने के बाद में हम अगली चीज के ऊपर गए थे, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लॉ के बाद में हमने देखा था लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है। तो यूनियन लॉ सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, स्टेट लॉ स्टेट प्रोसेस से पास होता है, कॉन्करेंट लॉ दोनों प्रोसेस से पास होता है, पहले यूनियन फिर स्टेट। फिर उसके बाद हमने देखा था लॉ प्रिपेयर करते वक्त सबसे पहला चीज होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आरटीआई, अरविंद केजरीवाल वगैरह। फिर उसके बाद में दूसरी चीज रीडिंग, दैट इज ये रीड किया जाता है पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद में पब्लिक के कमेंट्स आते हैं, पब्लिक तो कुछ भी कमेंट कर सकती है, विनोद, सोनम गुप्ता बेवफा है एक्सेट्रा, तो ये कमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद में इसको फिल्टर करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी, कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, कंपनीज एक्ट को बनाने के लिए 3 कमेटीज की प्रस्तावना की गई थी, नारायण मूर्ति कमेटी, सर जे ईरानी कमेटी एंड कुमार मंगलम बिरला कमेटी। क्लियर है सबको? हाँ है ना। और फिर उसके बाद में हमने देखा था ये कमिटीज ने लॉ पास करने के बाद में जाता है वापस पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इधर विधानसभा, विधान परिषद, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 273 मेंबर्स चाहिए क्लियर सरकार बनाने के लिए और लॉ पास करने के लिए। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 123 क्लियर वोट्स चाहिए, जिसमें से 233 लोग ये इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए से, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उनसे, आमदार लोगों से, और 12 लोग ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करता है। फिर ये दोनों जगह पे लॉ पास करने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर है, किसी भी लॉ को वन टाइम रिजेक्शन वाला पावर, और गवर्नर के पास जो पावर है वो भी वेटो पावर है, किसी भी लॉ को वन टाइम रिजेक्शन का पावर। सेम लॉ पास होके वापस आ गया तो प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको वापस रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर लॉ पास होने के बाद जाएगा ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, जिसमें 3 चीजें डिक्लेयर करते हैं, डेट, एरिया और सेक्शंस। क्लियर है? यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट में डेट, एरिया और सेक्शन, ये 3 चीजें डिक्लेयर करके लॉ पास किया जाएगा। आई होप सो यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। फिर कल हमने एक और चीज देखी थी, कहीं ज्वाइंट सेशन हो सकता है क्या? ज्वाइंट, वो वाले ज्वाइंट नहीं, नालायक, ज्वाइंट सेशन हो सकता है क्या? 2 हाउसेस मिलकर बैठ सकते हैं क्या? हाँ, अभी तक के 3 लॉज कंसिडर किए गए थे जिसमें से 2 पास हुए। पहला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी 2002। ये 2 लॉज है जो ज्वाइंट सेशन में पास हुए। बैंकिंग सर्विसेज रिप्लेशन कमीशन बिल, ये लॉ पास नहीं हो पाया। वेटो पावर के अंदर प्रेसिडेंट 2 लॉज रिजेक्ट नहीं कर सकता, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कल हमने यहां तक देखा था, आज हम बढ़ते हैं यहां से आगे। यहां तक का सब रिवीजन सबको याद है? एक बार कमेंट्स में बताइए आपको ये रिवीजन समझ में आया या नहीं आया। स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, कम हो गई, थोड़ा सा ई स्पीड में भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो मुझे फटाफट बताइए आपको ये समझ में आया नहीं आया? स्पीड वगैरह सब ठीक है? क्योंकि रिवीजन था तो स्पीड थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा बेटा, तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? चल, शानदार, तूफान जबरदस्त जिंदाबाद। ये हुई ना बात। चल, बहुत बढ़िया। आज मैं एक ऐसे थीसिस के ऊपर जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं बैठ के लिखता हूं जरा आराम आराम से, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा कैसा स्केल वेल लेके थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर सबको पसंद आ रहा है तो टीचर भी खुश, स्टूडेंट खुश तो टीचर भी खुश। टीचर की जिंदगी में और होता क्या है करने के लिए, सो स्टूडेंट खुश तो टीचर भी खुश, ठीक है? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। आज मैं आपको बहुत प्यारे बेसिक कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सीए इंटर में पढ़े भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, पर आपको आज बहुत सारे ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है?
आज के सबसे पहले कंसेप्ट का जो नाम है, ठीक है, उसको मैं पहले थोड़ा नाम दे दूं। आज के कंसेप्ट का नाम है व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लॉ। आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ लॉ। व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लॉ। अब देखो, तुमने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये तीनों लॉ पढ़ लिए। तुमने इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये तीनों लॉ पढ़ लिए, तीनों चारों लॉ पढ़ लिए। एंड शायद अगर मैं बोलूं तो हो सकता है तुम्हें पार्ट्स ऑफ लॉ पता भी ना हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुम्हें पार्ट्स ऑफ लॉ आइडिया ही ना हो कि ये पार्ट्स ऑफ लॉ होता क्या है। तो आज थोड़ा सा इस चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं। पार्ट्स ऑफ लॉ के लिए एक लंबा चौड़ा डिवीजन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए तो ही समझ में आएगा, ठीक है। लाइन मार लेते हैं पहले। एक लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, मतलब अरे लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए मतलब कि भाई अरे हमें चार्ट ड्रॉ करना है तो लाइन तो मारनी पड़ेगी ना सीधी, हाँ है ना। ऐसे कैसे कर रहे हो आप? सो लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। तो मेरे को तो प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मेरे को स्केल यूज करनी पड़ती है। आपको अगर प्रैक्टिस होगी लाइन मारने की तो आप सीधी मार सकते हो बिना स्केल के, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लॉ में अगर मैं आपको बोलूं तो एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ के अंदर के पार्ट्स है, ठीक है। लॉ के अंदर के सबसे पहला लॉ के अंदर का जो पार्ट होता है उस पार्ट को कहा जाता है प्रीएम्बल। उस पार्ट को कहा जाता है प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल? अगर आप मुझसे पूछो कि सर प्रीएम्बल मतलब क्या, तो मैं बोल सकता हूं प्रीएम्बल इज नथिंग बट तीन चीजें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसे हम नॉर्मली प्रीएम्बल कहते हैं। देखो मैं अभी तक सिलेबस को छू भी नहीं रहा, मैं सिर्फ बेसिक चीजें क्लियर करने में लगा हूं। प्रीएम्बल में आता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। आपको शायद नहीं पता पर हर लॉ का सेक्शन नंबर 1 नॉर्मली हर लॉ का सेक्शन नंबर 1 ये प्रीएम्बल होता है जिसके अंदर लिखा जाता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है बच्चों उस लॉ का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट। हो सकता है सीए इंटर सीए फाउंडेशन में आपने सेक्शन 1 पढ़ा ही ना हो, आपको पता ही नहीं होगा। एक्सटेंड मतलब ज्योग्राफिकली या कंसेप्चुअली, कंसेप्ट वाइज ये लॉ किस किस को एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस लॉ एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफिकली हो गया। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ज्योग्राफिकली हो गया। कंसेप्ट वाइज दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू only private companies, or this law is applicable only to banking companies, this law is applicable only to insurance companies, ये concept wise हो गया। What is commencement? कौन से डेट से कितने सेक्शंस उस लॉ के एप्लीकेबल होना शुरू हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कमेंसमेंट। हर लॉ का प्रीएम्बल सेक्शन नंबर 1 ये प्रीएम्बल ही होगा। प्रीएम्बल में और भी एडिशनल चीजें आती है पर वो नॉर्मली लॉ में नहीं लिखी जाती, जिसे एक्सटर्नल प्रीएम्बल कहा जाता है। एक्सटर्नल प्रीएम्बल जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर आता है स्कोप ऑफ लॉ, जिसके अंदर आ जाता है पर्पस ऑफ लॉ। व्हाट इज स्कोप? स्कोप मतलब लॉ कहां तक फैला है, क्या क्या करने वाला है। व्हाट इज पर्पस ऑफ लॉ? लॉ किस इंटेंशन से बनाया गया है। ये चीजें भी नॉर्मली प्रीएम्बल में लिखी जा सकती है। तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013 इज अ शॉर्ट टाइटल, extent it is applicable to entire of India and also applicable to banking company, insurance company, NBFC, section 8 company, सभी कंपनीज को applicable है, is a conceptual extent। and what is commencement? कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस applicable है। और फिर एक्सटर्नल प्रीएम्बल की अगर मैं बात करूं, मतलब जो लॉ के अंदर नहीं लिखा जाता, तो प्रीएम्बल में स्कोप आता है कि ये लॉ बनाने के पीछे का स्कोप क्या है। जैसे कंपनीज एक्ट को बनाने के पीछे का स्कोप है कि सभी कंपनीज को इससे रेगुलेट किया जाए, और पर्पस कि भैया ये लॉ कंपनीज के रेगुलेशन के लिए, कंपनीज के अंदर के फ्रॉड के रोकने के लिए बनाया गया है, ये पर्पस होता है। प्रीएम्बल ही पहला पार्ट होने के बाद में
फिर हम जाते हैं लॉ में दूसरे पार्ट के ऊपर, जिस पार्ट को कहा जाता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ये किसी भी लॉ का सेकंड पार्ट होता है। नॉर्मली आपकी डेफिनेशंस रहेगी सेक्शन नंबर 2 में, पर ये कंपलसरी नहीं है। हमारे ही सिलेबस में कुछ ऐसे एक्ट है जिनके डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के डेफिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 5 में है। आईबीसी की भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन नंबर 5 में ही दी गई है। तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ लॉज जिनका डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के बाद भी आती है। अभी तक ऐसा हो सकता है कि आपने जो लॉ पढ़े उन सबके डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में ही आते हो, पर यह कोई रूल नहीं है। यह चीज को आपने अच्छे से याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशंस की, तो बच्चों बड़े अच्छे से ध्यान देना, कंटेंट तोड़ फोड़ के पढ़ा रहा हूं। डेफिनेशन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है डेफिनेशन एज पर कवरेज, एंड दूसरा पार्ट होता है डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग। डेफिनेशन एज पर कवरेज, डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग। हो सकता है आपके लिए पूरा नया हो, कभी सुना ही ना हो लाइफ के अंदर, वैसे ही सीए इंटर से पास होकर आगे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं जिंदगी में, इसको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो जो ड्राफ्टिंग वाले डेफिनेशंस होते हैं, ड्राफ्टिंग वाले डेफिनेशंस मतलब कौन से डेफिनेशंस बच्चों? ऐसे डेफिनेशंस जो ड्राफ्टिंग के हिसाब से काम में आते हैं, और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, और दूसरे होते हैं सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन, सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। व्हाट इज एक्ट बेस्ड डेफिनेशन? एक्ट बेस्ड डेफिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो थ्रू आउट द एक्ट यूज किया गया है, वर्ड यूज्ड थ्रू आउट द एक्ट, इन एंटायर एक्ट, एंटायर एक्ट, पूरे एक्ट में वर्ड यूज किया है, उसको डिफाइन करना जरूरी है। सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन का मतलब होता है कि वो वर्ड सिर्फ सेक्शन में यूज किया है, वर्ड used only in sections, in section, एक स्पेसिफिक सेक्शन में ही वर्ड यूज किया गया है, तो उसे हम ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन कह सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब फॉर एग्जांपल, अगर इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सब जनों को अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल प्लांट वर्ड का। द वर्ड इज प्लांट। अगर आप प्लांट वर्ड को मशीनरी के साथ जोड़ दो, अगर आप प्लांट वर्ड को मशीनरी के साथ जोड़ दो, तो प्लांट का मीनिंग होता है मशीनरी टाइप्स में। प्लांट एंड मशीनरी हम कहते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी तो मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया। और प्लांट वर्ड को अगर आप ट्रीज के साथ जोड़ दो, तो प्लांट का मतलब होता है पेड़ पौधे, बराबर है? हाँ है ना? अगर मैं बोलूं प्लांट्स एंड ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, अगर मैं बोलूं प्लांट एंड मशीनरी मतलब मशीनरी। अब समझो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ है, और मुझे प्लांट वर्ड को डिफाइन करना है एज ए ट्री, मुझे प्लांट वर्ड को डिफाइन करना है एज ए ट्री, क्योंकि लॉ का नाम है एनवायरमेंट से रिगार्डिंग, एनवायरमेंट से रिगार्डिंग लॉ है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे प्लांट को डिफाइन करना है ट्री, तो मैं पूरे एक्ट के लिए सेक्शन 2 में ही लिख दूंगा, इन दिस एक्ट द वर्ड प्लांट मीन्स इट इज अ ट्री, और इट इज अ स्मॉल ट्री, और इट इज अ क्रीपर्स, ऐसे कोई भी चीज, पेड़ पौधे या बेली, सब कुछ प्लांट में आ जाएगा। वही उसी लॉ के एक किसी सेक्शन में, ये हमने सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया, सेक्शन 2 में हमने इस चीज को डिफाइन कर दिया, पर उसी लॉ के दूसरे सेक्शन में अगर मुझे यह बोलना है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी से, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है, यह अगर मुझे बोलना है, तो यहां पे प्लांट वर्ड को सेक्शन बेस्ड डिफाइन करना पड़ेगा, जो हम डिफाइन करेंगे एक्सप्लेनेशन में, कि इन दिस सेक्शन जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा प्लांट मशीनरी कॉजेस पोल्यूशन, इट शॉल बी कंट्रोल्ड, तो इस केस में मुझे लिखना पड़ेगा कि इन दिस सेक्शन द वर्ड प्लांट मींस इन रिलेशन टू मशीनरी। नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्लांट वर्ड को हमने सेक्शन 2 में डिफाइन किया एज ए ट्री, और यहां बोला प्लांट एंड मशीनरी से प्रदूषण होता है, तो क्या झाड़ से प्रदूषण होता है? यह मीनिंग नहीं लिया जा सकता, यह मीनिंग बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो हम एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करेंगे कि यहां प्लांट वर्ड का मतलब है कि भैया यहां प्लांट वर्ड का मतलब है मशीन के सेंस में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ड्राफ्टिंग एक्ट बेस्ड एंड ड्राफ्टिंग सेक्शन बेस्ड, एक्ट बेस्ड ड्राफ्टिंग एंड सेक्शन बेस्ड ड्राफ्टिंग, ये चीज बड़े अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। आइडिया क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैं सही जा रहा हूं? स्पीड तो नहीं हो रहा, सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं?
ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, हाँ है ना। सो जरा मुझे फटाफट बताइए कि यहां तक समझ में आया क्या एवरीबॉडी? किधर गए जिंदगी में सब, सो गए क्या? थोड़ा सा मैं इसको रिप्लेस कर दूं स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ में आ रहा है तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आ जाइए। अब मैंने ड्राफ्टिंग बेस तो आपको डेफिनेशन बोल दी, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, थैंक यू सो मच बच्चों। अभी हम स्टार्ट करते हैं अगले इसके, दैट इज अ कवरेज। अब कवरेज बेस्ड डेफिनेशन जो होती है इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं जरा, ठीक है, आ जाइए। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, लाइफ में लेते हैं ग्रीन कलर, ग्रीन, ठीक है, जिंदगी में हरियाली का होना बहुत जरूरी है। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, इसको थोड़ा सा साइड से लेते हैं। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, जिसमें से लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। मेरे को लाइन मारती ही नहीं आती, मेरी जिंदगी का तकलीफ ही है, लाइन ऐसे ना सीधी कभी आती ही नहीं है। तुम लोग कैसे, अब तुम यंग हो, तुमको लाइन मारने की प्रैक्टिस होगी, मैं बेचारा कहां से लाइन मारूं क्या? सो कवरेज देखो, ये भी लाइन मारी, टेढ़ी मारी, क्या होगा, अभी बूढ़ा हो गया, बाल वाल सफेद हो गए जिंदगी में, अभी परेशान हूं, क्या क्या करूंगा लाइफ, ठीक है, लेट्स गो। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला पार्ट होता है एग्जॉस्टिव और दूसरा पार्ट है कवरेज बेस्ड डेफिनेशन का इंक्लूसिव। पहला पार्ट है एग्जॉस्टिव और दूसरा पार्ट है इंक्लूसिव। आई गेस आपने कभी ना कभी ये चीज को छूना होगा जिंदगी के अंदर कि एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव ऐसे दो पार्ट होते हैं। व्हाट इज एग्जॉस्टिव एंड व्हाट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज एग्जॉस्टिव एंड व्हाट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन? नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड मीन्स। मीन्स ये वर्ड से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन स्टार्ट होता है, एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स वर्ड से इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट होता है। क्या फर्क है इन दोनों में? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज एग्जॉस्टिव एंड व्हाट इज इंक्लूसिव? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, बताइए जरा, आपके ख्याली पुलाव मेरे को भी खिलाइए जिंदगी के अंदर। व्हाट इज एग्जॉस्टिव एंड व्हाट इज इंक्लूसिव? बताइए फटाफट फटाफट बताइए। एनीवन नोज व्हाट इज एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव? एग्जॉस्टिव मींस जो भी इस डेफिनेशन में मेंशन है दैट इज ऑल, सही बात बोला। व्हाट इज इंक्लूसिव? व्हाट इज इंक्लूसिव? विकास ने बोला है, विकास भाई बहुत बढ़िया। व्हाट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन बताइए जरा। पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाली येलो टी शर्ट पिंक टॉप, अच्छे से रहो जिंदगी में, आंसर वांसर दो लाइफ में। मैं नहीं हूं सामने फिर भी दो, मेरे तक भावनाएं पहुंच जाएगी, मैंने आपको बोला है येलो टी शर्ट पिंक टॉप ब्लैक टॉप सब लोग, ठीक है। एग्जॉस्टिव मींस लिमिटेड टू ओनली व्हाट इज सेड, बराबर है। व्हाट इज इंक्लूसिव? सब एग्जॉस्टिव ही बोले जा रही जिंदगी में, अभी इंक्लूसिव तो कोई बोलेगा ना। Exhaustive is a co-conclusive in itself. Inclusive means whatever mentioned in the definition includes more than that. Okay, fine. बढ़िया विकास भाई, बढ़िया दर्शन, बढ़िया हिमांशु, वंशिका। इंक्लूसिव का स्कोप इज वाइड। ओके फाइन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो इससे थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, लेट्स गो। सो दोनों के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक साथ, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। फॉर एक एग्जांपल, फॉर एक एग्जांपल, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं फ्रूट्स, सॉरी, अगर मैं बोलता हूं अबाउट मिल्क एंड एग्स, मिल्क एंड एग्स, दूध और अंडे, मुझे एक बात बताओ, दूध और अंडे ये वेज है या नॉन वेज है? एनीवन? दूध और अंडे वेज है या नॉन वेज है? जो जैन लोग होंगे ना, कल थी ना हमारे इसमें जैन, कौन थी वो, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं जिंदगी में, वेरी सॉरी। कल जो जैन थे हमारे इसमें, वो बोले ना कि सर ये नॉनवेज, ऐसी बातें मत किया करो जिंदगी के अंदर, मिल्क और एग्स, दूध अंडे की बात करो, हर रोज कुछ तो भी नॉनवेज लेके आ जाते हो। क्या करो जिंदगी में, एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो मैं पूछना चाहूंगा मिल्क और एग्स, वेदर इट इज अ वेज और वेदर इट इज अ नॉन वेज,
मैं फूड की बात कर रहा हूं, हाँ, वेज या नॉन वेज। सो टेल मी मिल्क एंड एग्स वेदर इट इज अ वेज और नॉन वेज। अब जो खाता होगा, विकास शर्मा पक्का खाता है जिंदगी के अंदर, उसने मिल्क और एग्स को वेज बोल दिया है। विकास शर्मा, शर्मा जी के लड़के क्या कर रहे हो आप, ये दूध और अंडे वेज हो गए। ओके, सेम एग्जांपल इन इंटर में लिया था आपने। यस बात बेटा, सभी बेसिक्स ऐसे ही क्लियर करने पड़ते हैं, इंटर के ही बेसिक्स है। सर मिल्क तो वेज है बट दोनों एक साथ नॉन वेज है। अच्छा, दोनों एक साथ नॉन वेज है, मिक्स नहीं करना है। मैं सिर्फ दोनों को मिक्स नहीं करना। कौन दूध और अंडे मिक्स करके खाता है? छी छी यार। सो कौन दूध और अंडे मिक्स करके खाता है? आप मेरे को बोलो वेज है या नॉन वेज है, बस इतना बोलो। सर एगाटेरियन। हाँ अच्छा, वंशिका भी खाती है, इसका मतलब है। तो जो खाते हैं वो बोल रहे नहीं सर ये वेज है। नहीं, हम पाप नहीं कर रहे सर, वेज है। सर अंडे में तो जान भी नहीं होती। हाँ है ना सर, अंडे में तो जान भी नहीं होती हो, तो खाने में क्या तकलीफ है सर? चलो कोई बात नहीं सर, मिल्क इज वेज एंड एग इज नॉन वेज। ओके, अब मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है कि मिल्क और एग्स वेज और नॉन वेज है या नहीं, बट मुझे सिर्फ डेफिनेशन समझाना है तो मैं समझाऊंगा। लेट्स से मैं वेज को डिफाइन कर रहा हूं, वेज का डेफिनेशन अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं, और वेज का डेफिनेशन समझो मैं ऐसा क्रिएट करता हूं, अगर मैं वेज का डेफिनेशन क्रिएट करता हूं एग्जॉस्टिव, और मैं कहता हूं इफ आई से इट लाइक दिस, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स और एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर। क्रीपर मतलब बेली होता है ना, मैं कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं था इसलिए मेरे को नहीं मालूम। एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ट्री और क्रीपर एक्सेट्रा, इस चीज को मैं वेज बोलूंगा। सो वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर। वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर। इसको हम वेज बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेज। When I say कि वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, तो जब मैं मीन्स वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब उसके बाद जो डेफिनेशन शुरू होगी वहां से लेके एंड तक वाला पोर्शन बस इतना ही, बस इतना ही वेज है, बस इतना ही वेज है, बस इतना सा ख्वाब है। सो इतना ही वेज है। जब मैं कहता हूं मीन्स, तो फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री इज अ वेज। अब अगर ये डेफिनेशन है वेज का कि फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री ये वेज है और बस इतना ही वेज है, तो मुझे बताइए इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मिल्क और एग्स वेज है? क्या झाड़ दूध देता है या अंडे झाड़ के ऊपर उगते हैं? सो क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स वेज है? तो मैं यहां सिंपली कह सकता हूं एज ए डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में, दैट मिल्क एंड एग्स आर नॉन वेज। मिल्क एंड एग्स आर नॉन वेज, क्योंकि डेफिनेशन का स्कोप लिमिटेड है, इसको लिमिट कर दिया गया है, दोनों तरफ से ब्रैकेट कर दिया गया है। तो इसमें जो लिखा है वही सिर्फ वेज है। जो चीज झाड़ से बनेगी वो वेज है। जैसे कोकोनट मिल्क, ये झाड़ से बनता है तो कोकोनट मिल्क वेज हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर नॉर्मल काउ मिल्क, भैंस मिल्क इज नॉट अ वेज। काउ मिल्क, भैंस मिल्क इज नॉट अ वेज। ऊंट मिल्क, बकरी मिल्क इज नॉट अ वेज। अब इसमें भी लोगों को अजीब फीलिंग आती है जब मैं कहता हूं गाय का दूध है तो वेज है, बकरी का है तो, और ऊंट का है तो छी छी सर नॉन वेज है। ऐसे कैसे डेफिनेशन बनेगा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब मीन्स के बाद में हम कुछ चीज लिखते हैं तो डेफिनेशन उतने ही स्कोप में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये है रेस्ट्रिक्टिव मीन्स वाला डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को आगे ऐड करके लिखूं, ऐड करके इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं, इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं, देखो यहां मैंने एग्जॉस्टिव बनाई, यहां मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं, और अगर मैं ऐसा लिखूं कि वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स, अगर मैं ऐसा लिखूं कि वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स, तो इस चीज को याद रखना कि इंक्लूड्स का मतलब होता है दो चीजें। इंक्लूड्स वर्ड में दो चीजें समाई हैं, एक जो ऑलरेडी अज्यूम्ड है, एक जो ऑलरेडी अज्यूम्ड है, ऑलरेडी अज्यूम्ड,
एक जो ऑलरेडी अज्यूम्ड है वो वेज है, और दूसरा इंक्लूसिव में एक ऑलरेडी अज्यूम्ड जो चीज है वो वेज है, और दूसरा क्लैरिफिकेशन है। तो यहां पे जब मैं कहता हूं कि भैया वेज इंक्लूड्स, तो वेज इंक्लूड्स में ऑलरेडी अज्यूम क्या है? वेज इंक्लूड्स में ऑलरेडी अज्यूम्ड है ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ऑलरेडी अज्यूम्ड है कि भाई वेज में तो फ्रूट्स फ्रूट्स लीव स्टेम्स एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री तो आएगा ही आएगा, मतलब नॉर्मल पार्लांस में जो अज्यूम्ड है कि वेज है वो तो है ही, पर हम ऊपर से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और क्लैरिफिकेशन में बच्चों क्या आएगा? तो क्लैरिफिकेशन में आएगा मिल्क और एग्स। ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मिल्क और एग्स भी वेज में आते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ऐसे इंक्लूसिव डेफिनेशन क्रिएट की जाती है। तो जब हम कहते हैं वेज इंक्लूड्स, देखो इंक्लूड वर्ड तो तब यूज किया जाता है ना जब ऑलरेडी कुछ है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे क्लास में भैया बाहर के भी 500 लोग इंक्लूडेड है, मेरे क्लास में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले भी इंक्लूडेड है, अगर ऐसा मैं कह रहा हूं मेरे क्लास में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले इंक्लूडेड है, जब मैं कहता हूं मेरे क्लास में माय क्लास इंक्लूड्स गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या यह है कि जो लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे क्लास में नहीं है? क्या यह मतलब होता है इसका? नहीं। मैं जब कहता हूं माय क्लास इंक्लूड्स गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव, इसका मतलब है जो लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं वो तो अज्यूम्ड है वो क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, और गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव वालों को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हाय गूगल ड्राइव, हाय पेन ड्राइव, तुम भी क्लास के अंदर इंक्लूडेड हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? दिस इज अ इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इंक्लूड्स वर्ड्स में दो चीजें आती है, ऑलरेडी अज्यूम अगर जो नॉर्मल पार्लांस में वो आएगा ही आएगा, ऊपर से क्लैरिफिकेशन आपको जो देना है वो आप इंक्लूड्स के बाद लिख सकते हो। ये दो डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन बनते हैं एज पर कवरेज, कि कवरेज कितना लेना है इसके हिसाब से दो डेफिनेशन बनते हैं। तो यहां हमारा डेफिनेशन वाला पोर्शन होता है खत्म, दैट इज एज पर ड्राफ्टिंग एंड एज पर कवरेज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहां तक समझ में आया? मुझे एक बात बताइए फटाफट। अब आपको वेज में मिल्क और एग्स खाना है नहीं खाना है आपका प्रॉब्लम, मैंने डिफाइन कर दिया भाई, ठीक है? अब तुम देख लो जिंदगी के अंदर तुमको खाना है या नहीं खाना है, ठीक है? ये समझ में आया क्या? मुझे एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट, एवरीबॉडी अर्जेंटली बताइए। इतना समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अच्छे समझ में आया सबको? फास्ट, बहुत बढ़िया, शानदार। आई होप सो ये चीज आपको बहुत क्लियरली आ रही होगी अंदर। सो हो गया प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद हो गया डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के बाद अब मैं जाता हूं नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर। एक बार वापस से स्केल ले ले, एक बार वापस से फिर से जिंदगी में लाइन मारी जाए, एक बार फिर जिंदगी में लाइन मारी जाए। रुकिए, शानदार। तो एक लंबी सी लाइन मार ली है हमने, आ जाइए, हमें इस लाइन की पूरी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? लेट्स गो। तीसरी चीज के ऊपर जाते हैं। डेफिनेशंस के बाद जो थर्ड चीज ओपन होती है वो ओपन होती है चैप्टर्स। वो चीज होती है चैप्टर्स। व्हाट इज चैप्टर्स? व्हाट इज चैप्टर्स? जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, पीजीबीपी एक चैप्टर है, कैपिटल गेन एक चैप्टर है, अदर सोर्सेज एक चैप्टर है, सैलरी एक चैप्टर है। आपने नीचे कंपनीज एक्ट में बचपन में पढ़ा होगा, सीए इंटरमीडिएट में, इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक चैप्टर, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर एक चैप्टर, क्लियर है? कंसेप्ट, प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर एक चैप्टर। ये याद आ रहा है ना? मतलब आ रहा है कुछ कॉन्चम थोड़ा ऐसा लाइट, कुछ तो याद आ रहा होगा, थोड़ा इतू सा तो याद आ रहा होगा नालायक, अबे कुछ तो याद आ रहा होगा। अबे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, अबे कुछ तो एक आध तो वर्ड याद आ रहा होगा। चलो, सो चैप्टर्स मतलब क्या होता है? चैप्टर मींस अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस मेंशनिंग या टॉकिंग, नॉर्मल लैंग्वेज यूज करता हूं, टॉकिंग अबाउट ओनली one single thing and allied things। चैप्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेक्शन है जो एक ही चीज के बारे में बात करता है, एक सिंगल चीज के बारे में, और उसके साथ में अलाइड चीजें अगर कोई है तो उस बारे में भी बात करता है। चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, sections are further divided into subsections, subsections are further divided into clauses, clauses are further divided into sub clauses, ठीक है?
और इसके ऊपर अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो प्रोविजोस। प्रोविजोस स्टार्ट्स विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट। कई बार आपने देखा होगा ना, प्रोवाइडेड दैट लिखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट लिखते हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट लिखते हैं। ऐसे एक केस के अंदर कई सारे प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो, फर्दर ऑल्सो, ऑल्सो फर्दर हो सकते हैं। प्रोविजोस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड, जिंदगी में प्रोवाइडेड ही चल रहा है। इतने प्रोविजोस कंपनीज एक्ट में हमें कुछ ऐसे सेक्शन है कि एक सेक्शन को 5-5 और 6-6 प्रोविजोस है। पढ़ो रे बच्चों, इंटर में तो आपके साथ ये हादसा नहीं हुआ होगा, इंटर में आपको बच्चा समझ के इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया। कंपनीज एक्ट में तो एक एक प्रोविजो समझने के लिए तुमको आधा आधा एक एक घंटा लग जाएगा। सीए फाइनल लेवल पे आओ, सीए फाइनल पे बता आओ, कभी हवेली पे तुमको बताता हूं क्या होता है प्रोविजो। कंसेप्ट समझ में आया? प्रोविजो नॉर्मली क्रिएट्स अ क्लैरिफिकेशन और प्रोविजो नॉर्मली क्रिएट्स अ एक्सेप्शन। ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है? और ये किधर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये सेक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं, सब सेक्शन में, क्लॉज में, सब क्लॉज में भी प्रोविजो डाल सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? ये है चैप्टर्स। चैप्टर्स के बाद अगली चीज जो आती है, अगली चीज वो है एक्सेप्शंस। वो है एक्सेप्शंस। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। एक्सेप्शंस, व्हाट इज एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस मतलब एक्ट के एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं बच्चों। पहले टाइप का एक्सेप्शन होता है एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन, जैसे डेफिनेशन एक्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड होती है, वैसे एक्सेप्शन भी एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन होते हैं। और दूसरे सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन होते हैं। एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन होंगे और दूसरे सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन होंगे। अब अगर मैं बात करूं एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन की, तो जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्रीकल्चरल वाला कोई भी इनकम, एग्रीकल्चर वाला कोई भी इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, ना उसका एग्रीकल्चरल इनकम, ना उसका कैपिटल गेन, ना एग्रीकल्चरल कैपिटल, कुछ ही एग्रीकल्चर का कंसिडर नहीं किया जाता। पर सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन मतलब जो स्पेसिफिक सेक्शन एग्जम्पशन देता है किसी चीज के लिए। जैसे पहले ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में शेयर्स के ऊपर का एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये एग्जाम था। अब ये सेक्शन बेस्ड एग्जाम्पशन हुआ। ठीक है, कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सेक्शन में एक्सेप्शन है, मतलब एग्जम्प्ट है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। एक्सेप्शन होने के बाद एक और लाइन मारनी पड़ेगी जिंदगी के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। एक्सेप्शन होने के बाद आ जाइए, नेक्स्ट चीज जो कंसिडर की जाती है वो है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। और लाइन कितनी लाइन मारेगा आदमी जिंदगी, एक आदमी कितनी लाइन मारेगा जिंदगी में? सो ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो चीज है कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या? देखो, कॉन्ट्रावेंशन मतलब व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेंशन। अब इसके कॉन्सिक्वेंस डिपेंड है इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल होने पे। अगर डिफॉल्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज काइंड ऑफ नॉन इंटेंशनल, मतलब इंटेंशन नहीं था पर गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, ठीक है, तो गलती से मिस्टेक हो गया। अब अगर गलती से मिस्टेक हो गया, नॉन इंटेंशनल मिस्टेक है, तो आपको दो चीजें लग सकती है। एक तो आपको पे करने पड़ जाएंगे सिर्फ डैमेजेस, या आपको पे करना पड़ जाएगा फाइन। ठीक है, डैमेजेस या आपको हो सकता है पे करना पड़ जाएगा फाइन, इससे ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही आपका जो मिस्टेक है वो इंटेंशनल मिस्टेक है। ये आपका मिस्टेक जो है वो कैसा है? इंटेंशनल मिस्टेक है। अगर ये इंटेंशनल मिस्टेक है तो ऐसे सिचुएशन में आपको पड़ जाता है पेनल्टी एंड जेल। पेनल्टी एंड जेल। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं, सर डैमेजेस, फाइन, पेनल्टी, इन तीनों में फर्क क्या है? तो बच्चा, डैमेजेस इज अ कंपेंसेशन, मैं लिख के रख दूं, कंपेंसेशन
टू एग्रीव्ड पार्टी, कंपेंसेशन टू एग्रीव्ड पार्टी। नॉर्मली एग्रीव्ड पार्टी को दिया जाता है कंपेंसेशन। फाइन इज अ काइंड ऑफ डैमेजेस और फीस, एक्स्ट्रा फीस, डैमेजेस और एक्स्ट्रा फीस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आप जब डैमेजेस देते हो या एक्स्ट्रा फीस देते हो उसे फाइन कहा जाता है। जैसे आपने कभी देखना क्लास में, स्कूल में अब्सेंटिज्म का फाइन लगाया जाता था, अब्सेंट ऑफ फाइन। फाइन मतलब आप एक्स्ट्रा फीस पे कर रहे हो, पेनल्टी नहीं है, वो फाइन है। डैमेजेस और एक्स्ट्रा फीस टू गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं फाइन। 10 टाइम्स फाइन लग गया, 5 टाइम्स फाइन लग गया, ये फाइन है। व्हाट इज अ पेनल्टी? Penalty includes 2-3 things. It can include damages, it can include fine, and it also can include क्या कहते हैं उसको, यू कैन से पेनल्टी लग गई मतलब कंसिडरेशन फॉर रॉन्ग डन, कंसिडरेशन फॉर रॉन्ग डन। आपने कुछ गलत किया, उस गलत को आप वापस ना करो, इसके लिए कंसिडरेशन फॉर रॉन्ग डन भी देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पेनल्टी। पेनल्टी में डैमेजेस, फाइन, कंसिडरेशन फॉर रॉन्ग डन, ये सब आ जाएगा। और सबसे आखिरी चीज है जेल। अब जेल के बारे में क्या बोलूं? जेल मतलब जेल, समझ में आ रहा है? ऐसी सलाखें और जेल के अंदर कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब सवाल उठता है, डैमेजेस किसको जाते हैं? एग्रीव्ड पार्टी को जाते हैं डैमेजेस। फाइन किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। पेनल्टी के अंदर डैमेजेस, फाइन और कंसिडरेशन फॉर रॉन्ग डन है, तो ये सब चीजें रिस्पेक्टिव पार्टी को जाएगा। और बंदा कहां जाएगा? बंदा जाएगा जेल में। तुम्हारे लिए जेल ड्रॉ करके रखो, जिसको जेल नहीं पता, ठीक है? ये है जेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये जेल है मतलब है, मानना पड़ेगा जिंदगी के अंदर ये जेल है। ड्राइंग में मेरे को बचपन में बहुत अच्छे मार्क मिलते थे, आउट ऑफ आउट। अभी मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब हो गया जब से मैं सीए में आया, ठीक है? लेट्स गो। सो ये है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस। पर कभी अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं मानते हो, आप बोलते हो मैंने कोई गलती नहीं की है, आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की है, देन इन सच ए सिचुएशन यू कैन फाइल अपील, जिसे कहा जाता है अपील्स। सो आप अपील कर सकते हो। व्हाट इज अपील्स? अपील्स का मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं अपील्स एंड लिटिगेशन, यू कैन से अपील्स एंड लिटिगेशंस। अपील्स एंड लिटिगेशंस में मैं इतना बोलना चाहूंगा, एवरी लॉ हैव इट्स ओन रे बाबा, एवरी लॉ हैव इट्स ओन कोर्ट ऑफ लॉ। हर लॉ में खुद का कोर्ट होता है, जिसके अंदर डिस्प्यूट विस्प्यूट सब संभाला जाता है। तो अपील्स एंड लिटिगेशन ये भी लॉ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अपील्स एंड लिटिगेशन, हम जितने भी लॉस पढ़ेंगे ना, हर लॉ में नियरली अपील एंड लिटिगेशन होगा। आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट तो पूरा अपील्स एंड लिटिगेशन के ऊपर है, पूरे लॉ में ही अपील्स एंड लिटिगेशन है। अब क्या बोलूं जिंदगी में? सो एवरी लॉ हैव इट्स ओन कोर्ट ऑफ लॉ वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो इसे कहते हैं अपील। अपील्स के बाद अगर कोई चीज जिंदगी में बाकी रहती है, अपील्स के बाद अगर कोई चीज जिंदगी में बाकी रहती है, कौन सी चीज बाकी रहती है सर? तो 2 चीजें अपील्स के बाद भी बाकी रहती है। सर ये चार्ट बन रहा है या एनाकोंडा बन रहा है? खत्म ही नहीं हो रहा। वो प्रीएम्बल से शुरू किया था तो ऐसे लग रहा था 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तुम खींचते ही जा रहे हो। ये चार्ट ही एनाकोंडा है सर, क्या करिए सर? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ते जाओ। नेक्स्ट चीज आती है शेड्यूल्स। हर लॉ में शेड्यूल होते हैं ना, जैसे आपके बैलेंस शीट एंड पीएनएल का फॉर्मेट कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट। हर लॉ में शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स किस बात के लिए दिए जाते हैं? शेड्यूल्स आर गिवन फॉर फॉर्मेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट शेड्यूल 1 टू कंपनीज एक्ट में दिया गया है। शेड्यूल्स आर गिवन फॉर फीस और स्ट्रक्चर ऑफ फीस। शेड्यूल्स आर गिवन फॉर रेट्स, जैसे डिप्रिसिएशन के रेट्स, एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन। कंपनीज एक्ट का डिप्रिसिएशन शेड्यूल 2 में दिया गया है। कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन शेड्यूल 2 में, कंपनीज एक्ट के डिप्रिसिएशन के रेट सभी के सभी शेड्यूल 2 में दिए गए हैं। पता है आप सबको ये? यस और नो? उसके बाद में शेड्यूल 3 में, सॉरी शेड्यूल 4 में एडिशनल प्रोविजन अगर आपको कोई देनी है, एडिशनल प्रोविजन अगर आपको कोई देनी है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एडिशनल प्रोविजन, ये शेड्यूल 4 में दिए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। शेड्यूल 5 में
कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन आपको देने हैं। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 5 में मैनेजरियल पर्सन के ऊपर एडिशनल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। शेड्यूल नेक्स्ट, अगर और शेड्यूल में आपको कुछ चाहिए तो यू कैन से कि भाई अगर आपको कोई लिस्ट देनी है, कोई लिस्ट ऑफ कंसेप्ट देना है, जैसे सीएसआर कौन कौन से फंड्स में चलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डोनेशन कौन कौन से फंड्स में चलता है, शेड्यूल 7 में दिया है। तो शेड्यूल्स इतनी सारी चीजें बोलते हैं, और इसके एडिशन में भी शेड्यूल्स बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ड्राफ्टमैन। क्लियर है? जो चीजें एक्ट में डालने के बाद एक्ट बड़ा हो जाएगा और सब लोग इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शेड्यूल्स में देते हैं। जैसे आप देखना, बैलेंस शीट जब क्रिएट करते हो, जब फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हो, आपने जब आर्टिकलशिप किया होगा तो आपने बैलेंस शीट में लिखा होगा रेफर शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स, शेड्यूल ऑफ फिक्स असेट, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल ऑफ ये। तो ये शेड्यूल आपने बैलेंस शीट में ही क्यों नहीं लिख दिया? आप बार बार क्यों शेड्यूल के ऊपर लिख के जा रहे हो? क्योंकि उतना सारा कंटेंट अगर बैलेंस शीट में वही लिखेंगे तो बैलेंस शीट कितना बड़ा बन जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम है एक्ट के अंदर, अगर वो शेड्यूल उठा के यहां डाल देंगे तो कितना बड़ा एक्ट बन जाएगा, और जो मेन कंटेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए वो मिस हो जाएगा। इसलिए शेड्यूल्स की जरूरत होती है। और शेड्यूल्स के बाद में लास्ट चीज जो कोई एक्ट में बचती है तो बचती है टेबल ऑफ फीस। एक्ट में लगने वाले टेबल ऑफ फीस और टेबल ऑफ फीस प्लस फॉर्म्स, ऐसे अलग अलग, जिसके अंदर एंटायर फीस रिक्वायर्ड in act given at one place, एक ही जगह पे पूरे एक्ट में लगने वाली फीस को रखा जाता है। दैट इज टेबल ऑफ फीस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? दिस इज व्हाट इज पूरे एक्ट। ये टेबल ऑफ फीस काफी रेयर है, हर एक्ट में होना जरूरी नहीं, दिस इज क्वाइट ऑप्शनल, बट बची हुई चीजें नियरली सबकी सब एक्ट में होती ही है। तो ये है आपका कि एक एक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना? जब तक कि आप प्रीएम्बल से शुरू नहीं करते और जब तक कि आप टेबल ऑफ फीस पे खत्म नहीं करते या शेड्यूल पे खत्म नहीं करते, तब तक आपका एक्ट ही खत्म नहीं होता। सीए इंटर में आई गेस आपने इस हिसाब से शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन फाइनल लेवल पे हम जितने भी एक्ट पढ़ेंगे हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। ये आपका चेक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया बेटा इस हिसाब से पढ़ना है। तो आप इसको चेक करते रहिएगा कि दर्शन सर ने सब कुछ पढ़ाया क्या, दर्शन सर ने सब कुछ कंसिडर करवाया क्या। समझ में आया सबको? हाँ ना? जोर से बोलो एक बार, समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? फटाफट बोलिए मेरे को, ठीक है? मुझे कमेंट्स के अंदर बोलिए समझ में आया क्या। और 2 पेज जॉइंट, 2 पेज ले लीजिए, जॉइंट 2 पेज, 2 पेज जॉइंट समझते हो जिंदगी के अंदर? ये ऐसे मस्त ऐसे 2 पेज जॉइंट लेना और इसके ऊपर ऐसा लंबा चार्ट ड्रॉ करना, ठीक है? जाया गया एक आधा पेज तो भी चलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है 15-20 पेजेस खाली रखने हैं आपको, ठीक है? वो छोड़ के जो आप लिख रहे हो उसके आगे लेना है आपको, ठीक है? समझ में आया पक्का? कंसेप्चुअली सब कुछ क्लियर है? ये चीज को आपने याद रखना है, ठीक है? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, एक एक चीज लिखना शुरू कर दो। थोड़ा समय लगा तो भी चल जाएगा, बट अच्छे से लिखना, समय अपने पास है और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ठीक है? लेट्स गो, एक एक चीज लिखना शुरू कर दो, गो फॉर इट फास्ट।
वर्षा जी ने पूछा है इंक्लूसिव डेफिनेशन का एडिटेबल होता है? यू कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन ड्राफ्टमैन बेटा वर्षा, कि इंक्लूसिव डेफिनेशन वो एडिट करना चाहते हैं, किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं, किस चीज़ को नहीं करना चाहते, इट डिपेंड्स ऑन देम। आप सब जन लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो या सेलफोन के ऊपर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो? मतलब मेरे को जानना है कि सेलफोन के ऊपर कितने लोग कंफर्टेबल है लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। सो यू आर वॉचिंग इट ऑन लैपटॉप और यू आर वॉचिंग इट ऑन सेलफोन? बताइए जरा। मतलब उस हिसाब से भी जूम वूम करना पड़ेगा ना, सेलफोन पे देख रहे होंगे तो कितनी आंखें फाड़ के देखोगे। क्या बात है, सभी लैपटॉप पे देख रहे हैं, शानदार। सेलफोन पे नहीं देखा जाता ना, कि देखा जाता है? हिमांशु अकेला सेल पे देख रहा है।
बहुत ही बढ़िया। हिमांशु भाई तेरे को बहुत झूम झूम कर करके देखना पड़ने वाला है। राइट। सेलफोन इज डिस्ट्रैक्टिव। चलो एटलीस्ट फाइनल के बच्चों को ये तो समझ में आता है सेलफोन डिस्ट्रैक्टिव, इंटर के बच्चों को तो वो भी समझ में नहीं आता। ओके। हिमांशु तुम्हारा लैपटॉप जल्दी रिपेयर हो और तुम लैपटॉप पे जल्दी लेक्चर देखो। ग्रीन वाला पोर्शन हो चुका है सबका, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला एरिया हो चुका है सबका। नहीं हुआ तो कमेंट्स में बताइए।
चलो डन एवरीबॉडी, डन हो जाए तो डीन डू नॉट डीन 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 लिख देना, डन 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 कर देना। डन एवरीबॉडी, तीन ही लोगों का डन हुआ है। जिंदगी में जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट। डन एवरीबॉडी, सबका हो गया तो कमेंट कीजिए डन करके। बहुत बढ़िया, जिनका रह गया है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आराम से बाद में लिखिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लेट्स गो। सो यहाँ पे आपका पहला कंसेप्ट खत्म हो गया, दैट इज कौन से ऐसे पार्ट है लॉ के जो हमने पढ़ना जरूरी है, और ये सभी पार्ट हम नियरली हमारे पूरे सिलेबस के अंदर हर एक लॉ के लिए देखेंगे। ठीक है, अब मैं अगले कंसेप्ट के ऊपर शुरू जा रहा हूं, और अगला कंसेप्ट क्या है उसको पहले थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अगला कंसेप्ट जो हम देखने वाले हैं उस कंसेप्ट को कहा जाता है एल, मतलब उस कंसेप्ट का नाम है LOL, LOL, LOL। What is LOL? It is called as law of land। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम प्यार से कहते हैं कि भैया इट इज अ लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, LOL, LOL इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड। व्हाट इज लॉ ऑफ लैंड? लॉ ऑफ लैंड मतलब मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स में जिसको भी जो भी लॉ एप्लीकेबल होता है उसे कहते हैं लोल, लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, तो मेरी लाइन आड़ी दड़े। ठीक है, लेट्स गो। हाँ,
लॉ ऑफ लैंड में सबसे पहला पार्ट आता है एक्ट। ये ऊपर जो हमने पूरा प्रपंचा देखा ना जिंदगी के अंदर, अभी ये पूरा प्रपंचा जो हमने ऊपर देखा, ये इधर से लेके जिंदगी खत्म होने तक के लंबा चौड़ा प्रपंचा, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज एक्ट। ये पूरी चीज को एक्ट कहा जाता है। दिखना में थोड़ा सा ऐसा बारीक दिखेगा ये, तो पर इस पूरी चीज को एक्ट कहा जाता है। और एक्ट ये लोल का बस एक पार्ट है। एक्ट ये लोल का बस एक पार्ट है। एक्ट is a law passed by parliament। फिलहाल मैं स्टेट लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सेंट्रल लॉ की बात कर रहा हूं, इसलिए पास्ड बाय पार्लियामेंट। एंड प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्ट। लॉ पास बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्ट। लेकिन जब जिंदगी में एक्ट से बात नहीं बनती, पार्लियामेंट की सेशन डिपेंड है, पार्लियामेंट के सेशन हो नहीं रहे, पार्लियामेंट के सभी जो एमपीज है वो काम करने चले गए, पूरा कैबिनेट वर्क कर रहा है। अरे भाई दिन भर पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, पूरे सीजन में पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे? तो एक्ट के जब सेशंस नहीं होते, एक्ट जब पास नहीं किया जा सकता, व्हेन द एक्ट कैन नॉट बी पास्ड एंड इट इज ए इमरजेंसी, व्हेन एक्ट कैन नॉट बी पास्ड एंड इट इज ए इमरजेंसी, तो हम क्रिएट करते हैं लोल का दूसरा पार्ट, ऑर्डिनेंस। लोल का हम दूसरा पार्ट क्रिएट करते हैं जिस पार्ट को कहा जाता है ऑर्डिनेंस। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज अ लॉ पास्ड बाय प्रेसिडेंट, passed by president in emergency, but subject to approval of parliament, subject to approval of parliament in next session। नेक्स्ट सेशन में हमें पार्लियामेंट का इसके ऊपर जबरदस्त वाला अप्रूवल चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ये इमरजेंसी का लॉ है, आपको शायद नहीं पता, इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी अभी अमेंडमेंट आया था 2019 में, उसे कहा जाता था कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट नहीं, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, जो बाद में कहलाया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस इज अ लॉ विच इज नॉट पास एट द पार्लियामेंट बट पास्ड बाय प्रेसिडेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, पार्लियामेंट का सेशन नहीं था इसलिए प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, दैट इज ऑर्डिनेंस। देयर आर क्वाइट अ चांसेस कि ये ऑर्डिनेंस आने वाले 3-4 महीने में या 5-6 महीने में एक्ट बन जाएगा। अभी तो ये सिर्फ इमरजेंसी में पास किया, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करके पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है। कंसेप्ट समझ में आया? दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस से भी जब बात नहीं बनती, ना एक्ट से बात बनी है ना ऑर्डिनेंस से बात बनी है, ना एक्ट से बात बनी है ना ऑर्डिनेंस से बात बनी है, फिर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, फिर भी करेक्शन चाहिए। ना एक्ट से बात बनी है ना ऑर्डिनेंस से बात बनी है, तो भैया क्लैरिफिकेशन एंड करेक्शन सिर्फ डिपार्टमेंट ने ही देनी है। कंसेप्ट वाह 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 वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सो ना एक्ट से बात बनी है ना ऑर्डिनेंस से बात बनी है, तो क्लैरिफिकेशन और करेक्शन ये सिर्फ डिपार्टमेंट ने ही देनी है। तो फिर आते हैं डिपार्टमेंट के क्लैरिफिकेशंस एंड डिपार्टमेंट के करेक्शंस। डिपार्टमेंट सिर्फ 3 चीजें यहां पे बोलता है, सिर्फ 3 चीजें डिपार्टमेंट यहां बोलता है। सबसे पहली चीज है नोटिफिकेशंस, सबसे पहली चीज है नोटिफिकेशन, दूसरी वाली चीज है सर्कुलर्स और तीसरी वाली चीज है रूल्स। ये 3 चीजें डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड रूल्स। What is a notification? Notification is a kind of amendment or change in the law. चेंज इन लॉ, कुछ ऐड करना है कुछ डिलीट करना है तो हम नोटिफिकेशन देते हैं। कुछ ऐड करें कुछ डिलीट करें उसके लिए नोटिफिकेशन है बेटा। लॉ में कुछ चेंज करना है इसके लिए नोटिफिकेशन है। व्हाट इज सर्क्यूलर? सर्क्यूलर इज अ काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन। What is clarification? For example, समझो एक दिन मेरा पेट बहुत दुखने लग गया, मैं जोर जोर से चला लगा, मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा। मैं गया पहले डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर जी मेरा बहुत पेट दुख रहा है, बचाइए। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर मेरे को चेक करता है, डॉक्टर बोलता है तुम्हें एसिडिटी हुई है। मैं बोला है भगवान,
पर आजकल डॉक्टर के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, हम हमेशा सेकंड ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर का ओपिनियन लेने के बाद। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर जी बहुत पेट दुख रहा है बचाइए। डॉक्टर बोलता है मेरे को चेक करके तुम्हें अपेंडिक्स हो गया है। मैं बोला है, पहला एसिडिटी बोल रहा है, दूसरा अपेंडिक्स बोल रहा है। मैं क्या तीसरे डॉक्टर का, मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बाप रे बाप बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलता है तुम्हें वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं बोला है, नहीं बोले गैसेस हुए। मैं बोला अच्छा। अब एक मर्ज और उसकी इतने सारे दवाई है, उसके इतने सारे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो डॉक्टर, वो क्या कहते हैं, अरे वो कहते हैं ना जिसको क्या कहते हैं वो, जिससे डिसीज ढूंढा जाता है, डिसीज ढूंढने के बाद उसको कहते हैं ना, एक इंग्लिश वर्ड है, क्या कहते हैं यार, एक मर्ज और वो क्या, अरे यार मेरे को वर्ड भी याद नहीं आ रहा जिंदगी के अंदर, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, एनीवन नोज दिस। इतने सारे मतलब इतने सारे सिम्टम और एक, एनीवेज तुम समझ में आ रहा है ना, तो मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, कि भैया इतने अलग अलग डिसीजेस बोले, एक ही कंसेप्ट था उसके अपने इतने अलग अलग डिसीजेस बोले हैं, कैसे चलेगा जिंदगी के अंदर। सो वी रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। जब एक्ट में कोई वर्ड यूज होता है, जिस वर्ड का या जिस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करना होता है और लोग अलग अलग मीनिंग लेके चलते हैं, तो उसे कहते हैं क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर। ये क्लैरिफिकेशन दिया जाता है थ्रू सर्कुलर। ऑटोपसी, अबे ऑटोपसी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या कहते हैं, निदान, रोग का निदान करना, रोग निदान। हां, इतना सारे सिम्टम एक ही निदान होना चाहिए, इसलिए सर्कुलर। क्लियर है सब? इंग्लिश अपनी वैसी बहुत माशाअल्लाह है, तो छोड़िए इंग्लिश को, अभी हिंदी। निदान। और फिर आते हैं रूल्स। रूल्स आर नथिंग बट अ प्रोसेस टू इंप्लीमेंट द लॉ। हाँ, डायग्नोसिस, ये मेरा भाई है विकास शर्मा, इसने ही ऑटोप्सी बोला था, नालायक ने, बड़े मेरा भाई है विकास शर्मा, इसने बोला है सर डायग्नोसिस, हाँ इतने सारे सिम्टम, एक ही डायग्नोसिस होना चाहिए बाकायदा, और एक ही रोग का डायग्नोसिस होना चाहिए। दैट्स व्हाई रिक्वायर सर्कुलर। जब लॉ में अलग अलग सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग लोग निकालते हैं, एक ही सेंटेंस के लोग जब अलग मीनिंग निकालने लगे तो सर्कुलर की जरूरत पड़ती है। रूल्स इज अ प्रोसेस टू इंप्लीमेंट द लॉ। रूल्स के अंदर ई फॉर्म्स लिखे जाते हैं, रूल्स के अंदर लॉ कैसे इंप्लीमेंट करना है ये प्रोसेस लिखी जाती है। देखो, एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी। एक्ट इज क्रिएटेड बाय गवर्निंग पार्टी। गवर्निंग पार्टी बेटा एक्ट बनाती है बाय गवर्निंग पार्टी। रूल्स आर क्रिएटेड बाय रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी अभी रूल में है, और गवर्निंग मतलब जब वो गवर्न कर रही थी। क्लियर है? सो एक्ट इज क्रिएटेड बाय गवर्निंग पार्टी, रूल्स आर क्रिएटेड बाय रूलिंग पार्टी। फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013 कांग्रेस के राज में बनाया गया था। किसके राज में बनाया था? कांग्रेस के राज में। पर अभी उसके रूल्स बना रही है बीजेपी। अभी उसके रूल्स कौन बना रही है? बीजेपी। ये चीज होने के बाद में अगली चीज आती है जिंदगी के अंदर। जब एक्ट से बात नहीं बनती, जब ऑर्डिनेंस से बात नहीं बनती, जब डिपार्टमेंट से भी बात नहीं बनती, तो बात बड़ी हो जाती है और बात बन जाती है क्वेश्चन। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। तब बात बड़ी हो जाती है, बात बन जाती है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को संभालने के लिए अब हमें जरूरत, बात बन जाती है डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट को संभालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी लॉ ऑफ लैंड में आते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ। What is question of law? Question of law is nothing but a question of fact which affects entire nation. ये चीज हम फेमा चैप्टर के एंड में देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, हम फेमा, जब हमारा चैप्टर एंड होगा ना, उस वक्त देखेंगे फेमा चैप्टर के एंड में कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन, सिर्फ इतना फिलहाल याद रखना, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं। जब एक्ट फेल हो जाता है, ऑर्डिनेंस फेल होता है, डिपार्टमेंट फेल होता है, तो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही सॉल्व करता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी अगर चीज सॉल्व नहीं होती, तो लोग आ जाते हैं कस्टम के ऊपर। कस्टम, लोग आ जाते हैं कस्टम के ऊपर। व्हाट इज कस्टम? रीति रिवाज, जो सालों सालों से चलने वाली प्रथाएं है, वो प्रथाएं, इनको कहा जाता है कस्टम। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी चीज सॉल्व नहीं होती, तो द थिंग्स विच आर
followed over period of time becomes law of prudence. प्रूडेंस के हिसाब से वो लॉ माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम? कस्टम मतलब क्या? तो मैं यहां पे एक लेटर लिख रहा हूं. एनीवन कैन टेल मी इसको क्या कहा जाता है? अब तुम मेरे को बोल के तो नहीं बता सकते, तुम मेरे को चैट में ही बता सकते हो. तुम बताओगे भी क्या चैट में? यही लिख के बताओगे. तो इसको क्या कहा जाता है जरा बताइए मुझे चैट के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज ए. दिस इज कॉल्ड एज क्या? अब बोल के भी कैसे बताओगे तुम मेरे को? तुम तो चैट में ए लिख के ही बताओगे. सो दिस इज कॉल्ड एज ए. क्यों इसको ए बोलना है? कौन से लॉ में लिखा है कि दिस इज कॉल्ड एज ए? विच लॉ सजेस्ट दैट दिस इज ए? मेरे को इसको ए बोलना है. दिस इज ए. मेरे को इसको ए बोलना है. मेरी मर्जी. इसको मेरे को ए बोलना है. मेरे को इसको ए बोलना है. मेरी मर्जी. क्यों मैं इनको ए नहीं बोल सकता? कौन से लॉ में लिखा है कि इनको ए ही बोलना है? कहां लिखा है ए बी सी डी का मतलब? कहां लिखा है 1 2 3 4 का मतलब? नहीं मानना मेरे को 1 2 3 4 ए बी सी डी. मैं मेरे हिसाब से कुछ नया लैंग्वेज डेवलप करूंगा. कल मैंने ये लेटर निकाला. इस लेटर का नाम है ऑ. इस लेटर का क्या नाम है? ऑ. नया लेटर. ये देखो कितना प्यारा लेटर है. ऐसा कर्व मार के या ऐसा लेके या ऐसा लेके या ऐसा. ये लेटर का नाम है ऑ. मेरे को कल इच्छा है, ये लेटर मैंने कल आपको पब्लिश कर दिया. कल जाके पूरे तुमने तुम्हारे शहरों में ये लेटर को फैला दिया. परसों पूरे इंडिया में फैल गया. नर्सों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले मेरे पास आए. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले उन्होंने मेरे को पूछा सर तुमने नया लेटर इजाद किया? मैंने बोला हाँ. बोले कौन सा? मैं बोला ऑ. अरे सर बोले क्या बात है, ऑ पर से तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम निपट जाएंगे. ऑ पर से हम अलग अलग वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑक्स, जैसे ऑरेंज. ऑ समझ में आ रहा है सबको? ऑरेंज. तो सर बोले तुमने बहुत सा. और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वालों ने खुद के डिक्शनरी में ऑ करके एक नया वर्ड ऐड कर दिया, ऑ. अब ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद ये कस्टम बन जाएगा. सो हम क्यों ए बी सी डी ई एफ जी एच को फॉलो कर रहे हैं? क्यों हम ए बी सी डी एफ जी एच को ए बी सी डी ही बोलते हैं? क्यों 1 2 3 4 को 1 2 3 4 ही बोलते हैं? इसके पीछे कोई लॉजिक है? फिलहाल तो नहीं है. मुझे तो नहीं पता. तुम्हें पता होगा तो तुम कॉन्वेंट स्कूल. मैं तो मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ छोटा सा बच्चा था. मेरे को क्या घंटा बता. आज भी मेरी इंग्लिश खतरनाक है. मेरे स्पेलिंग के ऐसे मिस्टेक होते हैं कि मैं मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के 1 महीना पहले से स्पेलिंग पढ़ना शुरू कर दिया. पढ़ाई हो चुकी थी, मैं स्पेलिंग पढ़ रहा था. बोला स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. वो पढ़ के मैं गया एग्जाम में, वो स्पेलिंग लिखा. लगे 2 दिन बाद मैं भूल भी गया जो स्पेलिंग याद किए थे. अब ना वो डिसलेक्सिया टाइप से थोड़ा. तारे जमीन पर मेरे को ही लेने वाले थे उस मूवी के अंदर. गलती से दार्शिल सफारी को ले लिया. वो कैसा दर्शन और दार्शिल, वो थोड़ा ऐसे नाम में तो कंफ्यूजन हो गया. मेरे को ही लेने वाले थे तारे जमीन के ऊपर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो ये कस्टम है, इसलिए इसको मानना जरूरी है. ये कस्टम है इसलिए मानना जरूरी है. कल अगर ये कस्टम हो जाएगा तो इसको ही मानना जरूरी हो जाएगा. ये है लोल, लॉ ऑफ लैंड. और ये लॉ ऑफ लैंड कहां अप्लीकेबल होता है? ये लॉ ऑफ लैंड किधर अप्लीकेबल होता है? सर लॉ ऑफ लैंड की जरूरत क्या है? लॉ ऑफ लैंड अप्लीकेबल होता है मेरे देश की धरती. वो गाना सुना है ना, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स. मेरे देश की धरती. अब 12 नॉटिकल माइल्स कहां पे? 12 नॉटिकल माइल्स पानी में बेटा, समंदर में. 12 नॉटिकल माइल्स जमीन पे नहीं. तुमने वो मूवी देखा है बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान. वो मूवी का एंड देखा है? वो ऐसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में ऐसे सलमान खान बीच में खड़ा होता है. उधर से वो लड़की ऐसे दौड़ती आती है, सलमान खान उसको ऊपर फेंकता है, वो लड़की हवा में ही लटक जाती है. सलमान खान उसको देखते रहता है, पिक्चर खत्म हो जाती है. अब सोचो लड़की हवा में अटकी है, सलमान खान पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बीच में खड़ा है जिंदगी में. अब मुझे बताओ सलमान खान पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बीच में खड़ा है तो उसको लोल लगेगा क्या? लॉ ऑफ लैंड लगेगा क्या? आंसर तो मेरे को कमेंट्स के अंदर आंसर चाहिए कि सलमान खान जो पाकिस्तान और इंडिया के लैंड के बॉर्डर के बीच में खड़ा है उसको लॉ ऑफ लैंड लगेगा या नहीं लगेगा? ये जो हमारे लॉ में, ये जो हमारे देश में पास करते हैं एक्ट, ऑर्डिनेंस, डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कस्टम वगैरह, ये सलमान खान को लगना चाहिए क्या? बताओ जरा, जिंदगी में ये लगेगा क्या? हेलो हेलो. स्ट्रीम ऐसे एररफुल आ रही है क्या? बताइए मेरे को कमेंट्स में, क्या यहां पे एप्लीकेबल होगा? नो. सलमान खान को क्या ये एप्लीकेबल होगा?
क्या लॉ क्यों नहीं अप्लीकेबल होगा सलमान खान को? सलमान खान को आपका लॉ अप्लाई नहीं होगा बिकॉज सलमान खान इंडिया के धरती के ऊपर नहीं है, इंडिया के बॉर्डर के बाहर है, पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर है। इट इज अ नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड में लॉ नहीं लगता, तो ये लॉ सलमान खान को अप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट वो लड़की जो हवा में अटकी पड़ी है ना, व्हाट अबाउट लड़की जो हवा में अटकी पड़ी है, उसको उसको अप्लीकेबल होगा। अभी सलमान खान जमीन पे फिर भी अप्लीकेबल नहीं होता, लड़की की तो बात अलग है। अच्छा, व्हाट अबाउट लोग जो बॉर्डर के अंदर है, उनको ये लॉ जरूर लगता है, उनको ये लॉ जरूर लगता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? हाँ, आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है इन बिटवीन थोड़ा सा बफरिंग का इशू हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक में थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, अभी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर ये कहां अप्लीकेबल है? मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल समंदर में, मतलब देखो इंडिया के बॉर्डर तक और समंदर में 12 नॉटिकल माइल तक ये आपका कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये है आपका लॉ ऑफ लैंड जो अप्लीकेबल होता है इंडिया में और इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स में। ठीक है, मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखिए, ये एक पेज के ऊपर आ जाएगा, खड़ा भी लिखेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसको खड़ा लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। स्ट्रीम थोड़ा अटक रहा है, आई गेस नेट बीट का प्रॉब्लम ग्रीब्लेम हो सकता है, मैं चेक करता हूं एक बार जरा। स्पीड तो अच्छी है, स्पीड टेस्ट के हिसाब से। आई गेस यूट्यूब के सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, किसी चल नहीं रहा। स्ट्रीम अच्छा हो गया है, डोंट वरी, थोड़ा नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम था।
हेलो हेलो हेलो। चलो डन एवरीबॉडी। हेलो। लिखना हो गया सबका? चलो डन एवरीबॉडी। हेलो। चलो हो गया सबका? एवरीवन ये सुनो। तो यहाँ पे हमारा बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है, दैट इज किस तरीके से लॉ ऑफ लैंड और किस तरीके से हमको समझना है लॉ ऑफ लैंड वाली चीज़ों को। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अभी हम 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। इट इज 8:40, तो हम नियरली 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद में हम वापस मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक और हम अगले कंटेंट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। सो गो फॉर द ब्रेक, ठीक है। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। गो फॉर इट फास्ट।